बने। 1947 में देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान से भारत आए सुनील दत्त मुंबई। इंसान भूल नहीं सकता ना। मैं सुबह कॉलेज जाता था, 10 बजे के बाद मैं चला जाता लाइब्रेरी में, क्योंकि जगह नहीं थी कोई पढ़ने के लिए, तो एशियाटिक लाइब्रेरी में जाके मैं पढ़ता था। और 2 बजे से मेरी ड्यूटी होती थी, 2 बजे से रात को 10:30 11 बजे तक बस डिपो में। वो जो बसेस आती थी डिपो में, तो किसी वो घंटी टूटी हुई है उसका रिकॉर्ड रखना, डीजल कितना गया है उसके अंदर उसका रिकॉर्ड रखना, मडगार्ड टूट गया है ड्राइवर बोलते थे उसका रिकॉर्ड रखना। दत्त साहब की तनख्वाह सुन के आप अवाक हो जाएंगे। 100 रुपया महीना। बस डिपो की नौकरी करते करते अनाउंसर कैसे बन गए वो सुनिए। कोई शौक था कोई प्लेज वगैरह लिखने का और कॉलेज में ड्रामे वामे करने का। तो एक डांस बैले था जिसकी कमेंट्री मेरे प्रोफेसर ने कहा था कि देने के लिए। तो वहाँ पे कुछ एडवर्टाइजिंग कंपनी के कुछ बॉसेस आए हुए थे, तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी उसमें कमेंट्री देते हुए, तो उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगी। तो उस ज़माने में वो कुछ प्रोग्राम बना रहे थे फिल्मी सितारों की इंटरव्यू। मैंने काफ़ी लोगों का इंटरव्यू किया, बड़े बड़े स्टार्स का, दिलीप साहब का, देवानंद का, और उस ज़माने में सुरैया जी का इंटरव्यू किया, बहुत से स्टार्स का इंटरव्यू किया। और एक दिन और फिर मैंने एक और प्रोग्राम शुरू किया, फिल्मी खबरें। तो फिल्मी खबरों का पायनियर मैं हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने आइडिया दिया एडवर्टाइजिंग कंपनी को कि फिल्मी खबरें जो हैं बड़ी अच्छी रहेंगी, लोगों को उनको बताना चाहिए कि स्टूडियो की एटमॉस्फेयर क्या है, लाइट कहाँ से आती है, और वो डायरेक्टर क्या ऑर्डर करता है जब कैमरा चलता है, और उसके बाद डायलॉग क्या हो रहे हैं। दोस्तों, बलराज दत्त कैसे और कब सुनील दत्त बने? दिलीप कुमार साहब की एक फिल्म बन रही थी, और रमेश सहगल जी जिन्होंने बहुत बड़ी फिल्म बनाई थी एक ज़माने में, शहीद, जिसका गाना उस ज़माने में बहुत पॉपुलर था। मेरा ख्याल यहाँ शहीद तेरी मौत ही, शहीद तेरी मौत ही, तेरे वतन जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठे चमन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी। ज़माने में शहीद, जिसका गाना उस ज़माने में बहुत पॉपुलर था। तो मैंने कहा जी अगर आप मुझे हीरो बनाएंगे तो मैं बन जाऊंगा, मैं छोटा मोटा रोल नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। तो उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, तो टेस्ट लिया तो उन्होंने मुझे दिलीप साहब के कपड़े दे दिए, पैंट दे दी, पहन लो, कोट दे दिया। तो दिलीप साहब से मैं थोड़ा लंबा हूँ, तो मेरे वहाँ घुटनों तक पैंट आ रही है और जो स्लीव्स हैं यहाँ तक आ रही हैं। और जब मैं आया, जैसे आपने मुझे बुलाया, तो मुझे ऐसे यहाँ आके डायलॉग बोलना था। तो डायलॉग तो मुझे याद थे, मगर मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं किसी गार में घुस गया हूँ, चारों तरफ डार्कनेस है, और मैं डायलॉग जल्दी जल्दी बोल के निकल गया, चला गया। तो दैट वाज 1955, और उस वक्त से गाड़ी चल रही है आस्ता आस्ता। दत्त साहब की गाड़ी तो चल पड़ी, लेकिन मदर इंडिया फिल्म उनको कैसे मिली? आइए सुनते हैं दत्त साहब से। मैं कुमार जीवन और आप देख रहे हैं कुमार जीवन चैनल। वो रोल का भी बड़ा अजीब किस्सा है कि उससे पहले मेरी 1-2 पिक्चरें काफ़ी हिट आ चुकी थी। ये एक ही रास्ता BR चोपड़ा साहब की, मैंने उसमें काम किया था। मैं था, अशोक कुमार जी थे और मीना कुमारी। तो वो पिक्चर सिल्लू जुबली थी, एक ही रास्ता। और साधना में कर रहा था चोपड़ा साहब की, वो भी सिल्लू जुबली थी। तो मेरी उसकी शूटिंग चल रही थी। तो एक दिन मैसेज आया, मुकरी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, जो कॉमेडियन जी हाँ। तो मुझे कहता है यार तो तुम्हें याद कर रहे हैं महबूब साहब। तो मैंने कहा यार उन्होंने तो हीरो चुन लिया है अपना ये रोल, इस रोल के लिए। तो कहते हैं नहीं तुम मिलना उनको। तो मैं गया महबूब साहब को मिलने। तो मुझे कहते हैं भाई तुम्हें वो रोल देते हैं हम रामू का, जो बड़ा भाई है। तो मैंने कहा महबूब साहब बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, बहुत बड़े डायरेक्टर सारे। तो मैंने कहा महबूब साहब आप मुझे एक्स्ट्रा का रोल भी देंगे, क्योंकि आपका इतना बड़ा नाम है, तो आप जो भी रोल देंगे मैं करूँगा। तो बड़े खुश हुए। तो एक दिन वो बैठे बैठे मुझे देख रहे हैं, तो मैंने कहा पता नहीं क्यों देख रहे हैं मुझे। कहते हैं यार मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें बिरजू का रोल दूँ। तो मैंने कहा कि तो बिरजू का रोल ही एक इम्पॉर्टेंट रोल था उसमें। तो मैंने कहा जैसे आपकी मर्ज़ी। कहते मगर तेरे बाल थोड़े बड़े हैं, तो तू लगेगा नहीं, गाँव का नहीं लगेगा। तो मैं भागा हुआ गया। तो मेरा एक बार्बर था हजाम, वो मेरे बाल मुफ्त काट देता था, शेव कर देता था तुम्हारे।
तो मैंने उसको टैक्सी में बिठाया, मैं कहा तू चल मेरे साथ। तो मैं उसको ले आया अपने स्टूडियो में महबूब साहब के। तो वो नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज़ पढ़ के जब उठे तो मैंने कहा महबूब साहब मैं हजाम को ले आया हूँ, बाल जैसे भी काटने हैं बताइए, मैं कटवाता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने बाल काटे और कहते हैं तेरा मेकअप ज़रा थोड़ा डार्क होना चाहिए, क्योंकि गाँव का है, खेतों में काम करने वाला, धूप में काम करने वाला, तू बड़ा फेयर लगता है। तो मैं ऊपर गया मेकअप रूम में, तो हमने कहा जितनी काली चीज़ें हैं इकट्ठी करो। हमने लपेट के अपने मुंह में लगा के आ गया। तो जब आदमी का काला चेहरा होता है तो आंखें बड़ी बड़ी लगती हैं। तो मैं देख के यूँ देखते हैं, कहते हैं यार तू वाकई लग रहा है बिरजू। मैं तुम्हें बिरजू का रोल देता हूँ। दोस्तों उसके बाद सुजाता, साधना और भी कई हिट फिल्में मिली दत्त साहब को। सुनिए क्या कहते हैं। उस वक्त मदर इंडिया रिलीज हो चुकी थी। इंडिया की रिलीज के बाद तो मेरे सारे देश में ऐसा हुआ कि मुझसे ज़्यादा टफ आदमी कोई नहीं है। तो मुझे फिर ऐसे रोल मिलने लग गए कि जैसे गांव का लठबाज, हाँ जी, अच्छा, शहर का बदमाश। तो मैंने कहा यार तो मैं तो बदमाश ही हो जाऊंगा, लठबाज भी रह जाऊंगा। मैं कुछ ये नहीं सोचा कि मैं चलो इस रोल में मैं पॉपुलर हो गया हूँ तो ऐसे ही रोल करता जाऊँ। नहीं, मैं आई बिलीव इन एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने यादें बना दी, वन एक्टर मूवी, फिल्म में सिर्फ एक ही एक्टर घूम रहा है, एंड दैट गॉट मी ग्रां प्री फ्रॉम बर्लिन फिल्म फेस्टिवल। एक फिल्म बनी थी रेशमा और शेरा, जिसमें दत्त साहब ने अमिताभ बच्चन को गूंगा बना दिया था, क्योंकि दत्त साहब को ये डर था कि कहीं अमिताभ की आवाज सुनील दत्त की आवाज से अच्छी ना हो जाए। जबकि रेशमा और शेरा में सुनील दत्त को नुकसान हुआ था। उसमें तो अमिताभ बच्चन नहीं था, वो न्यू कमर था। लेकिन आवाज बहुत पावरफुल थी। नहीं, आवाज तो बाद में पॉपुलर हुई जब उनकी पिक्चरें पॉपुलर हुई, क्योंकि वो गूंगा था, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सका, तो उसको ज़्यादा सिंपैथीज मिली। ये सिंपैथीज क्रिएट करने के लिए हमने ये रोल बनाया था। मगर ये तो नहीं मालूम था कि अगर हम एक अच्छा कैरेक्टर के हिसाब से चल रहे हैं, कहानी में तो डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं, लोग डिफरेंट रोल करते हैं, मगर ये जो अफवाहें होती हैं वो कभी कभी दूरियां पैदा कर देती हैं दो कलाकारों के बीच में। ये ठीक नहीं होता। तो क्या दूरियां पैदा हो गई थी? कोई नहीं हुई। दूरियां पैदा करने की कोशिश की गई थी कि अगर जनता मेरी फिल्म नहीं देखती तो मैं इतना बड़ा कलाकार कैसे बन सकता था। दत्त साहब का नाम एक अच्छे कलाकारों में था और इन दिनों दत्त साहब राजनीति में भी प्रवेश कर गए थे। क्या हुआ कि मैंने ये फिल्म बनाई, रॉकी फिल्म बनाई, और उसमें मेरा लड़का बड़ा कामयाब हो गया। तो मैंने कहा कि अभी एक म्यान में दो तलवारें तो रह नहीं सकती, या संजय दत्त रहेगा या हम रहेंगे। तो हमने कहा हमने काफ़ी देख लिया, ग्लैमर देख लिया, मैंने कहा अब इसको मैदान में आने दो। सुनील दत्त को राजनीति का शौक लोकसभा का इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट तक पहुंचा दिया था। असैसिनेशन के बाद आई वाज इन न्यूयॉर्क, मैं उस वक्त न्यूयॉर्क में था। तो जब मैं वहाँ पे कंडोलेंस मीटिंग के लिए हम कौंसल जनरल के दफ्तर में गए, तो जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि बहुत से सरदार भाई हमारे जो हैं वो वहाँ पे नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। जब मैं यहाँ पहुँचा दिल्ली में तो मैंने देखा कि रास्ते में ट्रक जले हुए हैं और गाड़ियाँ जली पड़ी हुई हैं। मैंने देखा कि सारा दिल्ली जो है जल रहा है। तो मुझे पता चला कि यहाँ सिखों को बहुत मारा गया है। तो मेरे सामने सारा वो वातावरण फिर से आ गया कि जैसे मैंने देखा कि जैसे हिंदुस्तान का बंटवारा जब हुआ था तो वो हालत थी। तो मैंने सोचा कि ये तो बड़ा गज़ब हो जाएगा हमारे देश के लिए। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी। तो उसके फ्यूनरल के बाद मुझे फ़ोन आया राजीव जी का कि तुम इलेक्शन के लिए लड़ोगे, तुम इलेक्शन लड़ोगे? तो मैंने कहा कि हाँ मैं ज़रूर लड़ूंगा, क्योंकि मेरे सामने ये था कि मैं अपनी तरफ क्या योगदान दे सकता हूँ कि मेरा देश एक रहे, हम सेकुलर रहें, हम सब धर्मों के लोग मिल के रहें, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। दैट वाज द रीज़न ऑफ माय कमिंग टू पॉलिटिक्स। पार्टी की फिलॉसफी इंडिविजुअल ने किया है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिलॉसफी इज ए बेसिकली ए सेकुलर पार्टी एंड ऑल आई बिलीव इन दैट सेकुलरिज्म, आई बिलीव इन गांधीयन फिलॉसफी एंड दैट्स व्हाई व्हाटएवर आई एम डूइंग आई एम नॉट डूइंग ए रॉन्ग थिंग। अगर आप उनके प्रिंसिपल्स देखेंगे तो आप वैसे ही बिहेव करेंगे जैसा मैं कर रहा हूँ। फिल्म इंडस्ट्री ने दत्त साहब को काफी मान सम्मान दिया, लेकिन दत्त साहब इस बात को नहीं मानते। लोगों ने, पब्लिक ने,
पिछले 20 साल से फिल्मी दुनिया से अलग हूँ, और आज की प्रॉब्लम क्या है उनको बताना चाहिए मुझे कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, कैसे सॉल्व हो सकती हैं, उनको हमें रास्ता बताना चाहिए कि इस तरह सॉल्व हो सकती हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा है कि मैं युवा की तरफ हूँ और मेरे अपना स्पोर्ट्स की तरफ हूँ। मैं इस मकसद के लिए नहीं आया था कि मैं किसी की कुर्सी छीन लूँ, किसी को माँ बहन की गालियाँ दे दूँ। मैंने 5 इलेक्शन जीती हैं, मैंने कभी अपने विपक्ष के नेता की निंदा नहीं की। जब मुंबई में राइट्स चल रहे थे उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और सरकार में दत्त साहब थे, उन्होंने उस वक्त इस्तीफा दे दिया था। रॉन्ग थिंग इज हैपनिंग। मैंने कहा कि 15 दिन तक यहाँ राइट्स हो रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग मर रहे हैं और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो व्हाट्स द यूज ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो मैंने रिजाइन कर दिया। जनता, हम तो कह रहे हैं कि जनता की समस्याओं को लेके चलना है, डेमोक्रेसी में जनता की समस्याओं को लेके चलना है। अगर मेरी सरकार कोई गलती कर रही है तो इट नॉट बी राइट ऑन माई पार्ट। अगर मैं समझता हूँ मेरी सरकार गलती कर रही है तो मुझे बताना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, जनता के हित में नहीं है, क्योंकि हर काम जनता के हित में होना चाहिए। पार्टी जनता पार्टियां बनाती है। नहीं, पार्टी ने मुझे टिकट जरूर दी, बट मुझे वोट इन लोगों ने दिए, ये जो बैठे हुए हैं इधर। तो मैं अगर इनको देखूंगा नहीं, इनकी प्रॉब्लम को नहीं देखूंगा, तो मुझे कोई हक नहीं है वो टिकट लेने का। मैं कह दूंगा, मुझे कह देना चाहिए, देखिए अगर मैं जनता की प्रॉब्लम को आपके सामने, समस्याओं को नहीं लाऊंगा तो मुझे कोई हक नहीं है, तो आप मुझे टिकट मत दीजिए। हमने ये भी बर्दाश्त किया कि मेरा बेटा 15 महीने 1.5 साल वहाँ जेल में सड़ता रहा, और हम यही कह सकते थे कि तू मेरा बेटा है, तू फेस कर ज़िंदगी में। उसे फेस किया, और ये मुझे इस चीज़ की खुशी है कि आज भी उसका केस चल रहा है, और एक इतनी टेंशन के बावजूद भी फिर उसने अपना वो मकाम बना लिया एज एन एक्टर। ये तो बड़ा मुश्किल होता है कि इतना बोझ आपके ऊपर हो, इतनी टेंशन हो, और आदमी कैमरे के सामने आए और बिल्कुल अपने आप को बदल दे। संजय दत्त की मॉरिशस में शूटिंग चल रही थी, उस वक्त दत्त साहब ने मुंबई बुला लिया था। मैंने कहा तुम आ जाओ यहाँ फौरन, वो फौरन आ गया। अगर वो गिल्टी होता तो क्यों आता? यहाँ तो लोग सालों साल घूम रहे हैं, उधर बाहर कंट्री में घूमेंगे। मैंने कहा तुम आ जाओ, तो आ गया वो। मुंबई एयरपोर्ट पे संजय दत्त को अरेस्ट कर लिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा किया। आई परफॉर्म माई ड्यूटी, ऑनेस्टी, वी आर ऑनेस्ट पीपल। हमने कहा कि देखो तुम आ जाओ, वो आ गया। ही वाज ऑनेस्ट, आई वाज ऑनेस्ट। इट इज अप टू देम हाउ दे ट्रीटेड हिम। उस वक्त दत्त साहब की अपनी सरकार थी, मुख्यमंत्री भी अपनी सरकार के ही थे। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मगर वो एक वो बड़ा अच्छा शेर है ना कि वो अपनी खून न बदलेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदलें। सुबह सर बन के क्यों पूछें कि हमसे सरगर्म क्यों। तो हम हैं, वो हैं, तो हम अपने आप को क्यों बदलें। हमारा तो एक तरीका जो है, जो रास्ता हमारा है, उस रास्ते से हम कभी हटेंगे नहीं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि शरद पवार की वजह से ऐसा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। वो लोगों ने कहा होगा, मगर मेरे मुंह से ऐसे लफ्ज़ निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं ऐसा सोचता भी नहीं हूँ। ये सरकार थी मेरी, मुझे मालूम था कि मैं ये कर रहा हूँ, सरकार को अच्छा भी नहीं लगेगा, मगर मैंने किया। आई वाज परफॉर्मिंग माई ड्यूटी एज ए फादर। जब ये सब हुआ था संजू का, मेरे बेटे का, उन्होंने कांग्रेस का राज था। इंडिविजुअल्स डोंट मैटर, इज द पार्टी दैट मैटर्स। तो उस वक्त मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी, तो कांग्रेस तो उस वक्त मुझे छोड़ देनी चाहिए थी। मैं कांग्रेस के इंडिविजुअल के साथ नहीं हूँ, मैं कांग्रेस की फिलॉसफी के साथ हूँ। मैं जिम्मेदार मानूंगा अपनी किस्मत को कि हमारी ज़िंदगी में ये लिखा था कि हमको ये होना है, हमारे साथ ये होना है। वो हमारे यहाँ मुहावरा है ना कि होनी को कौन टाल सकता है। ये होना था, हमें सफ़र करना था, हमारे नसीब में लिखा था कि ये होगा वे तुम्हारे साथ, तुम सफ़र करोगे, तेरा बेटा जेल में जाएगा। हमने बर्दाश्त किया। हम अगर किसी को इल्ज़ाम लगाएंगे तो क्या उस मिलेगा, क्या हमको क्या मिलेगा। अब मैं तो ऐसा चाहता हूँ ऐसा हर घर में हो जाए, क्योंकि क्या है कि बच्चों को भी महसूस नहीं होना चाहिए कि ये बड़े बड़े माँ बाप के बच्चे हैं, कि उनके कमरों में भी टीवी लगा हुआ है, उनके इधर भी टीवी लगा हुआ है। और ख़ासकर मैं समझता हूँ कि अगर बच्चे शाम को घर पे आ जाते हैं तो एक अच्छा माहौल, वातावरण बनता है। बच्चियाँ जो हैं ज़्यादा डोसाइल होती हैं, बच्चे थोड़े एग्रेसिव होते हैं। तो हमने एक दिन मैंने उसको पकड़ लिया, क्योंकि
जो मेरे आते थे प्रोड्यूसर्स और जो जो सब लोग आते थे मुझे मिलने, तो बड़ा पैम्पर करते थे इसको कि भाई संजय दत्त सूरी दत्त का बेटा है। तो वो कई बार बैठे हुए मेरे ड्राइंग रूम में, तो वो सिगरेट पीते थे तो बाहर ड्राइंग रूम में बाहर फेंक देते थे। तो एक दिन मैंने देखा कि ये वहाँ बाहर गार्डन में ऐसा लेटा हुआ तो नीचे से धुआं आ रहा है। तो मैंने देखा अरे क्या है ये, तो मैंने पकड़ के उसको खींचा तो देखा कि वो सिगरेट पी रहा है, ऐसा उसके उंगलियों में सिगरेट था। तो मैंने कहा, मैंने मिसेस दत्त से कहा, मैंने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ है, ये तो फिल्म में जो लोग आते हैं तो ख़राब कर देंगे इसको। तो फिर हमने डिसाइड किया इसको चलो सनावर भेजते हैं। तो हमने उसको सनावर भेजा, बोर्डिंग स्कूल। फीलिंग के ये सब चीज़ें उसको हुई हैं क्योंकि वो माँ के बहुत करीब था और माँ भी उसके बहुत करीब थी। तो ये उनकी डेथ को बर्दाश्त नहीं कर सका ये, क्योंकि अच्छा। और देखिए ये भी क्या बात है कि ये हम उनको अमेरिका से ले आए थे वापस, तो ब्रीच कैंडी में फिर बीमार हो गई, ब्रीच कैंडी में पड़ी हुई थी। और मुझे याद है कि 7 मई 1981 में ये संजू की पिक्चर रिलीज़ हो रही थी, रॉकी, जो पहली फिल्म आपने बनाई। रॉकी पहली फिल्म। और आप जानते हैं कि एक कलाकार के लिए पहली फिल्म तो एक ऐसा होता है कि वहाँ बहुत सी बड़ी चीज़ होती है उसकी। तो वो मेरी धर्मपत्नी मुझे कहती है कि देखिए मैं तो उसका प्रीमियर देखने ज़रूर जाऊँगी। तो हमने कहा ठीक है। मैंने डॉक्टरों से परमिशन ले ली, मैंने एम्बुलेंस का अरेंज कर लिया, स्ट्रेचर का और इसका अपना व्हीलचेयर का भी अरेंज कर लिया। कहती मैं अपने बेटे की पिक्चर ज़रूर देखना चाहती हूँ, प्रीमियर इसका। हमने टिकट भी, मैंने कहा कि एक टिकट जो है अपना जो देते हैं उन्होंने दिए। तो हमने संजू के साथ इनकी सीट रखी। मैं कहता तो आप संजू के साथ बैठेंगी। तो 7th को था इसका प्रीमियर और 3rd में कुछ डाइड। तो अब इसको मालूम नहीं था, ये वाज अ यंग बॉय एट दैट टाइम, उसको पता ही नहीं था कि मैं रोऊं या मैं खुशियाँ मनाऊं कि मेरी पिक्चर रिलीज़ हुई है। तो इस कश्मकश में वो आई थिंक ही स्टार्टेड दिस एंड आई डोंट ब्लेम हिम बिकॉज क्या होता है कि कई ऐसे माहौल में लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। नरगिस दत्त के गुजर जाने के बाद संजू बाबा को सिगरेट की लत थोड़ा ज्यादा लग गई और लोग कहते हैं अंडरवर्ल्ड से भी रिश्ता बढ़ गया। अंडरवर्ल्ड के साथ तो मेरे भी कनेक्शन थे। झूठ क्यों बोले आपसे। मस्तान मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था और करीम लाला मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। जो कलाकार है वो तो सभी से मिलता है, नहीं अगर इस्तेमाल करें तो गलत है। अगर वो कलाकार उनके साथ स्मगलिंग करता है, अगर वो कलाकार उसके साथ मिलके लोगों को कत्ल करता है तो वो भी वैसा ही है जैसे वो हैं। मगर एक कलाकार वो आते हैं मिलते हैं। अगर वो मस्तान आता था, हमको मिलता था, अल्टीमेट उसने पॉलिटिकल पार्टी बना ली, पॉलिटिकल पार्टी बना के इलेक्शन लड़ा है, तो ये मेरा कसूर है। दोस्तों, सुनील दत्त के ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई, लेकिन संजय दत्त के ऊपर बहुत लोगों ने उंगलियां उठाई हैं। लेकिन उंगलियां उठाने वाले ज़्यादा हो गए हैं, माफ़ कीजिएगा। उस ज़माने लोग अंडरस्टैंड करते थे, वो अंडरस्टैंड करते थे कि ये आदमी जो है ऐसा नहीं हो सकता। हम मिलते थे, वो आते थे पार्टियों में, फिल्मी पार्टियों में आते थे वो। जब मैं राजनीति में नहीं था उस ज़माने से मैं उनको जानता हूँ एंड ही रेस्पेक्ट्स मी, आई रेस्पेक्ट हिम। और मैं मिला उनको इसलिए कि उस ज़माने में उनकी सरकार थी, मिस्टर बाल ठाकरे की उनकी सरकार थी। और आपको याद होगा वो कहते थे कि चाबी मेरे पास है। तो जिसके पास चाबी होती है रिमोट कंट्रोल, हाँ जी, रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। अब जिसके पास चाबी होती है रिमोट कंट्रोल, उसी के पास आदमी जाएगा ना जी। एंड फॉर माई सन, यू नो, व्हेन ही इज ए प्रॉब्लम, अगर वो बीमार है तो मैं उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाऊँगा। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है तो मैं किसी पॉलिटिशियन के पास ही लेके जाऊँगा। तो दैट इज़ द रीज़न। होता कि उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता कि ठीक है आपने मेरे बेटे की मदद की है, मैं शिवसेना ज्वाइन करता हूँ। अब मैं क्यों लड़ी है, उन्हीं के कैंडिडेट के खिलाफ लड़ी है। दो इलेक्शन लड़ी है अभी, 99 की भी और अभी की भी नहीं लड़ी, बिकॉज आई डिडंट एग्री विद माई लीडरशिप। दैट वाज माई रीज़न, बिकॉज आई जनरली फेल्ट कि दिस इज नॉट द राइट टाइम। आई डिडंट लीव द पार्टी, बट मुझे अभी भी याद है कि नरसिम्हा राव जी ने, मैं हॉस्पिटल में था, उन्होंने कहा कि तेरा नाम अनाउंस कर रहे हैं, और मैंने उनसे कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और ये मिस्टर बाल ठाकरे, अकॉर्डिंग टू मी,
आई थिंक ही इज़ ए गुड लीडर। उन्होंने कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाई थी मुझे कि देखो मैं ये कर रहा हूँ तो तुम इलेक्शन नहीं लड़ना। आई थिंक ही छोटे आदमी सोचते हैं, बाल ठाकरे ऐसा नहीं सोचता। क्यों, देयर आर सम पीपल इन माई पार्टी जो मुझे खुद ही हरा देंगे। किसी नेता की बात नहीं की। पार्टी पोलिटिकल पार्टी ग्रेट लीडर्स, आई एम नॉट ए ग्रेट लीडर। मैं तो सद्भावना के सिपाही हूँ। आप तो कि मुझे मालूम है कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, उनको सुधारने के लिए यू कांट एक्सपेक्ट ए मिनिस्टर ओवरनाइट ही बिकम समथिंग। हाँ, इफ आई वाज ए बादशाह, इफ आई वाज ए डिक्टेटर, आई विल वाइबल टू एवरीबॉडी, मैं पूरे स्टाफ को चेंज कर दूंगा, मैं सब चीज़ें चेंज कर दूंगा। फिर ऐसा तो होता नहीं है डेमोक्रेसी में। आप ही मुझे गालियाँ देंगे, आप सब गालियाँ देंगे।